तो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के फाइनल वोट प्रतिशत को जारी कर दिया है। अब दूसरे चरण में 86.11% मतदान हुआ। बांकुरा में 86.98%, पूर्व मेदिनीपुर में 87.42% मतदान हुआ। पश्चिम मेदिनीपुर में 83.84% और दक्षिण 24 परगना में 86.74% मतदान हुआ है। तो वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए कहा जा सकता है कि दोनों चरणों में बंपर वोटिंग हुई है। तो चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान का आंकड़ा पेश कर दिया है। 86.11% मतदान हुआ है। तो दूसरे फेज में भी बंपर वोटिंग हुई है छिटपुट हिंसा के बीच। तो दूसरे फेज का वोटिंग फाइनल वोटिंग परसेंटेज जारी कर दिया गया है। तो तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सितलकुची से अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इस बार नंदीग्राम से दीदी की हार तय है। बीजेपी की सरकार बंगाल में न सिर्फ घुसपैठ रोकेगी बल्कि बंगाल में हिंसा को भी खत्म करेगी। वहीं अमित शाह ने कहा कि पूरे बंगाल के अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। खाली सिमरी तक रोड बनाने के लिए 22 करोड़ रुपया दिया है। कितना दिया है भाई? 22 करोड़। जोर से बोलो कितना दिया है? मगर रोड बना क्या? रोड बना क्या? क्यों नहीं बना? कि वो नहीं चाहते कि राजवंशी समाज का मेरा युवा वो रोड पर मोटरसाइकिल लेकर अपनी पत्नी को सैर कराने जाए, वो नहीं चाहते। मित्रों, निशिगंज से गोसाईहाट तक की भी पूरी सड़क बिस्मार हाल में पड़ी है और यहां पर जल भराव होता है। दीदी का हेलीकॉप्टर कभी देखने नहीं आता है। आता है क्या? आता है क्या? आप लोगों को आपके भरोसे छोड़ दिया है। मगर मैं कहता हूं, चिंता मत करिए। 2 मई को दीदी जा रही है और उत्तर बंगाल के अच्छे दिन आ रहे हैं। तो अलीपुरद्वार जिला के फालाकाटा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित किया और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी महज झूठे वादे करती है और बाद में उन वादों को भूल जाती है। टीएमसी सरकार राज्य के विकास के लिए तत्पर है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि नंदीग्राम विधानसभा सीट से उनकी जीत तय है। हम बिना पैसा में चावल गेहूं देगा तो बीजेपी गैस का भाव कितना कर दिया? 1000 रुपया कर दिया, फिर भी और 1000 रुपया बढ़ा देगा। डीजल का भाव बढ़ा दिया, पेट्रोल को बढ़ा दिया, केरोसिन नहीं मिलता है। किसके लिए उसको वोट देना है? किसके लिए? बदमाश है, एक पार्टी है, कोई काम नहीं करता है, झूठा बोलता है। चुनाव का टाइम में, लास्ट इलेक्शन में दिल्ली का सरकार के लिए चुनाव का टाइम में सब सीट जीता। देखो, कुचबिहार जीता, अलीपुरद्वार जीता, जलपाईगुड़ी जीता, दार्जिलिंग जीता, साउथ दिनाजपुर जीता, उत्तर दिनाजपुर जीता। मेरे को एक भी नहीं मिला, लेकिन मैं एक भी काम छोड़ा नहीं। हम काम किया और उन्होंने काम नहीं किया, झूठा कह के वोट लेके भाग गया। नहीं खुला, हमने बहुत सारे खुला है और भी खुलने जा रहा हूं। वही 7 में 5 महीने खुल दिया और वो लोग खाली वोट का बात करते हैं, कुछ नहीं देते हैं। चुनाव का टाइम में चाय के लिए हम बोर्ड बनाएगा, बल्कि क्या होगा बोर्ड बना के? तुम तो टी बोर्ड आसाम में लेके चला गया, तो चाय का बोर्ड बना के हमको क्या करेगा? हम तो इधर में चाय बोर्ड एक बना दिया दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी में, नॉर्थ बंगाल का। क्या है उसका? कुछ नहीं करते। कन्याश्री कौन देता है? हम देता है। रूपश्री 200 স্কুল রাজবংশী ভাষায় পড়াশোনা করে, তাদের আমরা সরকার থেকে অনুমোদন দিচ্ছি। যে টিচাররা আছেন, যে ছাত্রছাত্রীরা আছেন, তারা গভর্নমেন্টের অনুমোদন পাবেন, এটাও আমি করে দিচ্ছি। আর কামতাপুরি যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন ওদেরও কিছু স্কুল আমি তৈরি করে দেবো। মনে রাখবেন, কিছু কম করা হয়নি, সবকিছু করে দেওয়া হয়েছে। হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার থেকে শুরু করে আপনাদের এখানে যেসব জিনিস তৈরি হয় তাদের জন্য অনেক ক্লাস্টারও তৈরি করা হয়েছে। বাইরে যারা কাজ করেন তাদের আমি ফিরে আসতে বলবো। ব্লাড ব্যাংক, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান থেকে শুরু করে, মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে, তুফানগঞ্জে 150 বেডের মেন্টাল হসপিটাল থেকে শুরু করে সবকিছু করা হয়েছে। আরো আমরা মনে করি
तो दक्षिण 24 परगना के कुलताली में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी एक जनसभा को संबोधित किया और मंच से बीजेपी नेताओं पर जमकर बरसते दिखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, जिसमें वो पूरी तरीके से विफल रही है। वहीं उन्होंने दावा किया कि बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। যত আবর্জনাগুলো নিয়ে দল তৈরি করেছে আর বড় বড় ভাষণ সোনার বাংলা বানায়গা। আরে সোনার গুজরাট হয়নি কেন? 20 বছর ক্ষমতা। সোনার উত্তরপ্রদেশ হয়নি কেন? সোনার মধ্যপ্রদেশ হয়নি কেন? সোনার রাজস্থান হয়নি কেন? সোনার ঝাড়খণ্ড হয়নি কেন? সোনার ছত্তিশগড় হয়নি কেন? সোনার আসাম হয়নি কেন? সোনার অরুণাচল হয়নি কেন? সোনার বাংলা বানাবে। দিলীপ ঘোষ গুরুত্ব থেকে সোনা দেবে আর সেই সোনা দিয়ে সোনার বাংলা বানাবে। এই দিলীপ ঘোষ বলছিল না 3 মাস আগে বলছিল স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হচ্ছে ভাওতা আর দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হচ্ছে ভাওতা আর পরের দিন দেখেছেন কি হয়েছে। दिलीप घोषের बाड़ी का एक प्रतिनिधि मंडल बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और सेंट्रल फोर्सेस को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। इधर टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर सेंट्रल फोर्सेस काम कर रही हैं। केंद्रीय बल बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है, जबकि टीएमसी के विरोध में। कि सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका निष्पक्ष नहीं होती है और इस बार जब केंद्र में सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लिए कोई भी चीज नावाजिब नहीं है, हर चीज वाजिब है, वो किसी हद तक गिर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए तो भाजपा नेता जयप्रकाश मजूमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने धारा 144 को तोड़ा है, बूथ पर जाकर कोई धरना नहीं दे सकता। जयप्रकाश मजूमदार ने आरोप लगाया कि विकास के मुद्दे पर टीएमसी सरकार लोगों से झूठ बोल रही है। যে উনি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলছেন, এটা আমরাও বলতে চাই না, কিন্তু এটা তো সত্যি। ওই কুচবিহার এয়ারপোর্ট স্যাংশন পাওয়ার পরে চালু হতে পারেনি কেন? না, রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ছিল তার সিকিউরিটি দেওয়ার। জানেন তো, কলকাতা এয়ারপোর্টের ভেতরে দেখবেন ওখানে তাদের বাইরের সব সিকিউরিটি হচ্ছে রাজ্যের। রাজ্য সরকার সিকিউরিটির বন্দোবস্ত করেনি বলে ওই এয়ারপোর্ট চালু হয়নি উড়ানের স্যাংশন পাওয়ার পরে, আর আজকে বলছেন এই এয়ারপোর্ট আমি চালু করেছি। এই রকম 10% সত্য 90% মিথ্যে, এইরকম তথ্য না দেওয়াই ভালো এবং মানুষ বিভ্রান্ত হবে না। আমরা জানি কুচবিহার এয়ারপোর্ট নিয়ে এসব কথা মানুষের ভোট এদিক ওদিক করবে না মাননীয়া। যে জেলাতে আপনি এত কথা বলছেন। तो इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए कोलकाता से हमारे सहयोगी आफ्ताब हमारे साथ बने हुए हैं। आफ्ताब, सबसे पहला सवाल, चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बाहर निकाला है जिसमें पता चल रहा है कि 86.11% मतदान हुआ है दूसरे चरण में। हिंसा के बीच इतनी बंपर वोटिंग का सामने आना, इतने बंपर ग्राफ का सामने आना, आफ्ताब किस बात की ओर इशारा कर रहा है? नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है उसके बाद दूसरे चरण का जो मतदान हुआ तो कहीं उससे ज्यादा जो है कि प्रतिशत सामने आई है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इतने तनाव के बीच, कई जगह पे छिटपुट हिंसाओं के बीच इस तरह के मतदान में जो इजाफा हुआ है, अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और युवाओं ने, महिलाओं ने और जो साइलेंट वोटर ने जो अपना जो है कि जलवा दिखाया है, इससे कह सकते हैं कि आगे भी कह सकते हैं कि लोगों का हौसला बढ़ा है और जब तीसरे चरण का मतदान होगा तो बहुत ज्यादा प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। और आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी किया है और आज जो है कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तरीके से जो सेकंड फेज का जो मतदान हुआ, प्रतिशत जो इजाफा जो बहुत ज्यादा हुआ, इसको विस्तार से उन्होंने जो है कि मीडिया के सामने रखा है। तो अपने आप में लोकतंत्र के लिए बेहद खुशी की बात है और पश्चिम बंगाल पूरी दुनिया में और देश में एक अच्छा मैसेज दे रहा है। और आने वाले जो 6 चरण और बाकी बचे हैं उसमें हम कह सकते हैं कि और भी इजाफा होने की संभावना है। जी
बिल्कुल आफ्ताब, लगातार जैसे दोनों ही दलों पे, टीएमसी हो या फिर बीजेपी, दोनों पर यही सवाल उठाया जा रहे थे कि चुनाव के बीच जो भी प्रचार अभियान चल रहा है उसमें कहीं से भी जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है। पहले दूसरे चरण में तमाम यही सवाल उठ रहे थे, लेकिन तीसरे चरण के अगर चुनाव प्रचार की बात करें आफ्ताब, तो दोनों ही दलों ने अपने अपने मंच से विकास योजनाओं को लोगों के सामने गिरवाया। अब चाहे अगर आप बात कर लीजिए गृह मंत्री अमित शाह की, उन्होंने कूच बिहार में एम्स की बात करी है, तो दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी की बात करें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधवाओं को वो पेंशन दिलाएंगे। यानी कहीं ना कहीं अब स्टेज पे जन मुद्दों को उठाया जा रहा है। आफ्ताब, नहीं, बिल्कुल आपको कह सकते हैं कि लैब 7 के जरिए हम लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जिस तरीके से 2 चरण के मतदान हुए और जो सारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के हो, लेफ्ट के हो, टीएमसी के हो, कोई भी नेता जनता के मुद्दों को नहीं रख रहा है। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि कोई भी जनता की बात नहीं कर रहा था। लेकिन आज से जब शुरुआत हुई है तीसरे चरण के प्रचार की, तो जिसमें ममता बनर्जी ने साफ तौर पे गिरवाया कि उनके 18 सांसद बीजेपी के रहे, उसके बावजूद उन्होंने काम किया है। इस तरीके से अमित शाह ने भी कहा। चलिए हम इस मामले पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्थानीय संपादक हैं तारकेश्वर मिश्रा जी, उनसे हम मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब, उनसे बातचीत करिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल उनसे मेरा यह भी है कि लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर कहा जाता है कि छवि के आधार पर यहां राजनीति होती है, छवि के आधार पर यहां चुनाव होता है। तो क्या नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए अब तक पॉलिसीज की बात नहीं कर रही थी, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक्स किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से? आफ्ताब, जानने की कोशिश करिए। जी हाँ, बिल्कुल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तारकेश्वर मिश्रा जी, उनसे जानेंगे कि सर बताइए सबसे पहले कि जो छवि की बात होती है, तो जिस तरीके से जो मतदान हुआ है, तो कहीं कह सकते हैं कि जो ममता बनर्जी ने कोई मुद्दे जनता के नहीं उठाए, यहाँ तक कि नंदीग्राम का भी इलेक्शन हुआ उसके पहले भी नहीं। लेकिन अब जो है कि तमाम पार्टियां कह सकते हैं, अमित शाह के रैली को देख लीजिए, ममता बनर्जी की रैली को आज देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी की रैली को देख लीजिए, उन्हें साफ तौर पर अब जनता के मुद्दों को गिनाने की शुरुआत हो चुकी है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये तो मुद्दा अपने आप में जो है वो रहा है, और यहाँ के मीडिया, लाइव 7 के अलावा भी मीडिया में ये लगातार ये हो रहा है कि भी जनता के मुद्दों को ये नेतागण क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो इन विषयों को कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अब नेताओं को थोड़ी समझ में आ रही है। लेकिन आज दिन भर की कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा लाइव 7 के दर्शकों के लिए, कि देखिए आज जो है, जब जसवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधि दल जो है वो चुनाव आयोग में शिकायत लेके पहुंचा था सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ, तो उसके बाद जो है चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी से, चूंकि वो लोग ऑफिशियल जो है वर्सन नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने हमें जो बताया वो मैं आप शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जो शिकायतें आई हैं उसमें सबसे ज्यादा शिकायतें जो है तृणमूल कांग्रेस की ओर से आई हैं, और ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। जो वो सुन के मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई है। दूसरा जो उन्होंने एक तथ्य दिया कि देखिए, हम लोगों की जो कल जो सफलता हमारी रही, वो चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि हम लोगों ने जो वहाँ अपराधी तत्व जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया था, तो हमारे सेंट्रल फोर्सेज ने उन्हें बहुत पहले उठा लिया। दूसरा, जिन इलाकों में हमारे जो है गड़बड़ी की आशंका थी, वहाँ हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। तो ये 2 चीज़ें जो हैं हमें काफ़ी मददगार रही उस इलाके में हिंसा को रोकने में, और बड़ी संख्या में लोग उससे जो है कहीं ना कहीं उत्साहित हुए कि हमारी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है, तो इतना मतदान हो सका। तो ये 2 चीज़ें जो हैं हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। बिल्कुल, आज देख रहे हैं सर कि अमित शाह ने रैली को संबोधित किया, ममता बनर्जी जो भी पार्टियां हो लगातार अब मुद्दे की बात कर रही है और जनता के विकास की बात कर रही है कि अगर सरकार मेरी फिर से बनती है, या अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनाइए तो और भी एम्स खुलेंगे, बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की बात कही। तो अब क्यों, मतलब नेता जो है कि अब समझ चुके हैं लगता है जनता के मूड को। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ये अच्छा संकेत है, क्योंकि देखिए अपने अपने घोषणा पत्रों में दोनों, या तो तृणमूल कांग्रेस ने या लेफ्ट ने या फिर बीजेपी का जो उनका अपना घोषणा पत्र है, उसमें जो चीज़ें उन्होंने कही है, ये चीज़ों को उन्होंने शुरू में तो बहुत प्रचारित किया, लेकिन बीच में हम लोग जो देख रहे थे प्रथम चरण के चुनाव के दौरान या दूसरे चरण के चुनाव के दौरान, ये एक दूसरे पर जैसे हमले खूब ज्यादा हो रहे थे, अब सब पर्सनल हमले हो रहे थे नेताओं के।
तो लेकिन मुद्दों से ये कहीं भटके हुए लग रहे थे। आज अमित शाह जी की भी रैली को हम लोगों ने देखा और फिर ममता जी को भी सुना, अभिषेक बनर्जी को भी सुना, तो इनमें खुलकर अब फिर जनता के मुद्दे सामने आ रहे हैं और ये अच्छा संकेत है, भविष्य के लिए जो है अच्छी बात है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि जितने सारे जो टीएमसी के लोग गए थे, भाजपा में गए हैं, वो गद्दार थे, सरकार बनी, आगे चल करके जो है कि उन्हें वापस हम खरीद कर लेके आ जाएंगे, ऐसी बातों कर रही हैं। लगातार दावे भी कर रही हैं कि नंदीग्राम से हम चुनाव जीत रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के लगभग नेता ये कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, बंगाल के राजनीति के जो जानकार हैं, जो हम लोग लगभग 25-30 वर्ष से जो है यहाँ की चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, तो इन लोगों की आज दिन भर सचमुच जो है इस विषय पर काफ़ी मंथन होता रहा था और ये वोट ऑफ परसेंटेज जो बढ़ा है उसको लेके भी काफ़ी मंथन हुआ है। इसके पीछे जो कारण है उसको जो है हम लोगों ने देखा कि भाई ये दोनों ही पक्ष के लोग काफ़ी संख्या में जो है अपनी तैयारी के साथ कि हमारा एक भी वोट जो है जाया ना हो और वो जरूर गिरे, इसकी कोशिश की, जिसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ा। अब ये जो किनके पक्ष में गया है, अब तो जैसे आप देखें कि हमारे अमित शाह जी ने जो है पहले चरण के बाद कहा था 30 में 26 जीत रहे हैं, आज उन्होंने कहा हम 60 में 50 जीत रहे हैं। यशवंत सिन्हा जी ने कल तंज किया था कि भाई ये तो लगता है भविष्यवक्ता हो गए हैं, अब ये जो है हमें लगता है कि अब ये भविष्यवाणी ही करेंगे। तो ये बातें राजनीति की हो गई, लेकिन जो जनता का जो मिजाज है वो वास्तव में उसको परखने में पहले भी बहुत सारे आकलन आते रहे हैं, बहुत सारे जो है आकलन लोग लगाते हैं। ये मिजाज तो जो है 2 मई को ही पता चलेगा कि जनता ने क्या किया है। तीसरे चरण का जो जिस जगह पे इलेक्शन होने जा रहा है वहां पे क्या समीकरण बन सकते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, तीसरे चरण में भी जो ट्रेंड हम लोगों ने देखा है और चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है, हम लोगों की जो अभी भी चुनाव आयोग के अधिकारी की जो मैं चर्चा कर रहा था, हम चुनाव आयोग ने अपनी जो है 2 चरणों में जो भी इनकी व्यवस्था थी उसकी पूरी समीक्षा की है और तीसरे चरण में और अधिक जो है इस चीज़ की व्यवस्था होगी ताकि हिंसा न हो। दूसरा कि भी लोग जो है निडर होकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मतदान कर सकें। और उन्होंने एक चीज़ और प्लस किया उसमें कि भाई देखिए, हम लोगों ने जो धारा 144 को लेकर के जो वहाँ पर कुछ उल्लंघन के आरोप आए हैं, उन चीज़ों को आगे और नहीं हो ये सुनिश्चित करेंगे। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भी चुनाव आयोग ने जो दूसरा चरण पूरा होने के बाद भी अपनी खुद के कार्यों की समीक्षा की है और तीसरे चरण में और पुख्ता व्यवस्था करने की व्यवस्था हो रही है। ये चीज़ हम लोग जनता को आश्वस्त कर सकते हैं लाइव। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर अलग पार्टियों में जा रहे हैं, कभी 2 बार जो है कि बीजेपी के एमएलए रहे या टीएमसी के एमएलए रहे, अब जो है कि दूसरी पार्टियों में पार्टी बदलकर टिकट ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि वो फिर जीत कर आएंगे या भविष्य उनका अधर में जाएगा? क्या लगता है, समीकरण क्या समझा पाएगा यहाँ के? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए आफ्ताब जी, हम लोगों ने जो है जनता का मिजाज समझने की खूब कोशिश की और हर निर्वाचन क्षेत्र में हमारे रिपोर्टर हैं इस समय। तो लोगों का ये कहना है कि देखिए, वास्तव में इस समय जो बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, जैसे दीदी कह रही हैं हम 294 सीटों पर हम खुद अकेले लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से आज जो है बीजेपी के पास कोई दूसरा चेहरा सामने नहीं लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई ये 294 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी की झोली में डाल दीजिए। बिल्कुल। तो अब कहना यह है कि भाई वो कह रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार लाएंगे, बंगाल को जो है सोनार बांग्ला बनाएंगे और एक जो विकास की धारा यहाँ बहाएंगे, तो इसलिए आप मोदी जी पर भरोसा करिए। और दीदी का जो ये एक सूत्री जो नारा है कि भाई जो विकास की धारा हमने 2011 में शुरू की थी, हमने बहुत कुछ किया है और हमें और आगे भी आप मौका दें, इस धारा को और भी ज्यादा बेहतर हम बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि भाई जो भी पार्टियों में सीटों की अदला बदली या नेताओं का इधर उधर कूदना फादना, इसका ये अभी गौण हो गया है। जो चुनाव में जो मुख्य रूप से जो हम लोग देख रहे हैं कि अब लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियों के भी जो उम्मीदवार हैं, हमने देखा कि अब तक जो है कांग्रेस का कोई स्टार प्रचारक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लेफ्ट में ले दे करके जो बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे नेता रह गए हैं, उनको जो है वो अभी जो तपती गर्मी और इस तरह की अवस्था में बहुत कम विमान वो सिर्फ जो है कि बैनर पोस्टर में नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में ये जो चुनाव अब एकदम सीधा मुकाबला दिख रहा है, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुके हैं,
तो अब जो दिख रहा है कि एकदम सीधा मुकाबला हो रहा है। और ये से जुड़ा एक आप मेरा सवाल ले लीजिए, लगातार ओवैसी को भी ममता बनर्जी घेरते हुए दिख रही है। वो साफ तौर पर यह कह रही है कि एआईएमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है। कहीं ना कहीं टीएमसी को नुकसान पहुंचाने के लिए एआईएमआईएम को बीजेपी ने बंगाल में एंट्री दिलाई है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने सामने बीजेपी के अलावा किसी और को देखना पसंद नहीं कर रही है? क्योंकि जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पार्टी को लेकर जाते हैं पश्चिम बंगाल में, उनको भी दीदी के विरोध का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं, उनको भी दीदी के विरोध का सामना करना पड़ता है। आफ्ताब, नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि मतलब कोई भी पार्टी ममता दीदी को एक तरह से कह सकते हैं कि बर्दाश्त नहीं है। सीधे तौर पे वो भाजपा पे निशाना साधती हैं, और उनके अलावा छोटी मोटी पार्टियां, जैसे आपने सही कहा, उन पर तारकेश्वर मिश्रा ये समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है, अरशद अब्बास सिद्दीकी हैं, उनकी पार्टी है। तो लगातार इन दोनों पर जो कि हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने सीधा हमला किया और बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, राजनीति में जो है भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि भाई सबको ये अपना अधिकार है, अपने प्रत्याशी उतारें, अपना चुनाव लड़ें, और जहां तक आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो पार्टियां लगाती रहती हैं। लेकिन ये जो वास्तविकता ये है, जो धरातल पर आप पब्लिक से बात करें, हम लोगों ने वोटरों से बात करके भी देखा है कि ओवैसी जी के लिए यहाँ जमीन वास्तव में नहीं है, क्योंकि वो जिस वर्ग विशेष का और खास करके वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके लिए बंगाल में बहुत कुछ संभावनाएं नहीं हैं। जहां तक जो है वो अपने फुरफुरा शरीफ वाले, उनकी जो बात अगर करें, अब्बास सिद्दीकी की बात करें, तो उनको जितनी उनके सहयोगी दलों ने सीटें छोड़ी थी उस पर वो अपने प्रत्याशी भी देने की स्थिति में नहीं रहे। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं ये जो चुनावी लड़ाई है वो ममता दीदी का जो दावा है कि हाँ भाई ये जो है इसमें ये लोग कहीं नहीं है, तो उसमें कुछ सच्चाई तो जरूर है। कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को पा रहे हैं कि भाई एक दो सीटों को अगर छोड़ दें तो कहीं उनका प्रभाव भी नहीं दिख रहा है। ये प्रभाव अगर दिखे तो निश्चित तौर पर हम लोग उसको कहें कि हाँ भाई ये मैदान में कहीं ना कहीं मुकाबले में है। चलिए, साफ है कि हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी का जो नजरिया है, जो तरीका है, जो मैदान में है, लोग जो जनता यहाँ पे कितना उन पर भरोसा करेंगे ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल में एक चीज हमने जरूर देखा है कि यहाँ अगर चुनाव हो रहे हैं, पोस्टर बैनर में हम देख पा रहे हैं, तो टीएमसी के जो अगर प्रत्याशी हैं तो उनके साथ सिर्फ बैनर में फोटो नजर आ रहा है, तो उनकी पार्टी की सुप्रीमो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, और अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रत्याशी अगर नजर आ रहे हैं बैनर में तो उनके साथ सिर्फ फोटो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने है। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और भी बड़े लीडर होते हैं, उनकी तस्वीर साथ में लगी होती है। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं और उनके प्रत्याशी उनके साथ फोटो में खड़े हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ के चुनाव बेहद जो है कि ऐतिहासिक हैं, यादगार रहेंगे, और ऐसा लग रहा है कि मानो लोकसभा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन नजर आ रहे हैं। विधानसभा जो इलेक्शन है तो अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, और कह सकते हैं कि जिन इलाकों में अभी घटनाएं घटी है, और चुनाव तो नंदीग्राम के मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अन्य जो इलाके बचे हैं वहां भी चुनाव आयोग को मुकम्मल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने होंगे, इसलिए कि दोनों पार्टियों के बीच आर पार की लड़ाई जारी है और दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने को हर वक्त घंटे तैयार कह सकते हैं आप। शुक्रिया आफ्ताब तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी आफ्ताब, उनके साथ हमारे पश्चिम बंगाल के संपादक तारकेश्वर जी बता रहे थे कि कैसे पश्चिम बंगाल में चुनावी समीकरण काम कर रहा है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है और तमाम बयानों के आखिर मतलब क्या है।